जय हिंद बच्चों, कैसे हैं आप सब। तो मॉडर्न हिस्ट्री की रिवीजन सीरीज को कंटिन्यू करते हुए आज हम सेकंड वीडियो देखेंगे हमारी मॉडर्न हिस्ट्री की। ठीक है, अब देखिए मॉडर्न हिस्ट्री की वेटेज दोबारा फिर से बढ़ती जा रही है यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर। इस बार भी सीडीएस के एग्जाम में, एनडीए के एग्जाम में क्वेश्चंस आए हुए थे। तो आई होप सो कि मॉडर्न हिस्ट्री वापस अपनी रेपुटेशन हासिल करे यूपीएससी के एग्जाम्स के अंदर। आज की हमारी जो वीडियो है वो फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस के ऊपर रहने वाली है। चलिए स्टार्ट करते हैं। देखिए, हमारा जो फर्स्ट क्वेश्चन है वो मुस्लिम लीग से रिलेटेड है। इसके अंदर क्या है देखिए कि विच ऑफ द फॉलोइंग मुस्लिम लीडर्स वाज नॉट वन ऑफ द फाउंडिंग मेंबर्स ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। सो ऑल इंडिया मुस्लिम लीग जैसा कि हम जानते हैं बच्चों की 1906 में फाउंड की गई थी। ठीक है, 1906 के अंदर तो पूछा गया कि इनमें से कौन उसका फाउंडिंग फादर नहीं था बेसिकली। सो क्या मोहम्मद अली जिन्ना वो आंसर है, आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह ऑफ ढाका या नवाब मोहसिन उल मुल्क। तो देखिए जैसा कि हम जानते हैं ये बड़ी बेसिक सी चीज है जो हमने क्लासेस के अंदर कई बार पढ़ रखी है कि मोहम्मद अली जिन्ना ने तो मुस्लिम लीग को ज्वाइन ही 1913 के अंदर किया था। 1913 में बच्चों मोहम्मद अली जिन्ना ने मुस्लिम लीग को ज्वाइन किया था, तो ये इसके फाउंडिंग फादर नहीं थे। सो इस क्वेश्चन का जो आंसर होगा वो होगा मोहम्मद अली जिन्ना। बाकी जो बोलने हैं ये आगा खान, नवाब सलीमुल्लाह जो ढाका बेसिकली जिसको आज आप ढाका के नाम से जानते हो, जो बांग्लादेश की कैपिटल है बेसिकली, और नवाब मोहसिन उल मुल्क, ये सब फाउंडिंग मेंबर्स थे किसके, ऑल इंडिया मुस्लिम लीग के, जो पार्टी बनाई गई थी 1906 के अंदर। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। नेक्स्ट है बच्चों, कंसीडर द फॉलोइंग स्टेटमेंट्स। द लखनऊ पैक्ट ऑफ 1916 प्रमोट द स्पिरिट ऑफ यूनिटी बिटवीन द इंडियन नेशनल कांग्रेस एंड ऑल इंडिया मुस्लिम लीग। पहला ऑप्शन ये है आपके सामने। उसके बाद देखिए बच्चों सेकंड ऑप्शन देखिए, तिलक अपोज्ड टू द साइनिंग ऑफ द लखनऊ पैक्ट। सो लखनऊ पैक्ट 1916 का ये बहुत इंपॉर्टेंट चैप्टर आता है हमारी मॉडर्न हिस्ट्री के अंदर, बिकॉज काफी चीजों के लिए फेमस है लखनऊ पैक्ट बच्चों। एक तो ये फेमस है किसके लिए कि इसमें कांग्रेस और मुस्लिम लीग का पैक्ट साइन हुआ था बेसिकली। यहां से इन्होंने इकट्ठा फ्रीडम स्ट्रगल के अंदर कुछ सालों तक इकट्ठे काम किया था बेसिकली। और इस पैक्ट की साइनिंग के पीछे का रीजन मैंने आपको क्लासेस के अंदर बताया कई बारी कि क्योंकि वर्ल्ड वॉर 1 चल रहा था 1914 से, जिसमें ब्रिटेन के सामने टर्की था और टर्की में पूरे दुनिया के मुस्लिम्स का खलीफा बैठा करता था। अब क्योंकि ब्रिटेन टर्की के ऊपर अटैक कर रहा था, सो टर्की में जो कैलिफ बैठता था, जो खलीफा बैठता था, उसके साथ हो रहे दुर्व्यवहार को लेकर बेसिकली भारत के अंदर जो मुस्लिम थे उनके अंदर गुस्सा था। सो वो मदद मांगने के लिए कांग्रेस के पास आए थे कि वो खलीफा के इशू पर या कैलिफ के इशू पर ऑल इंडिया मुस्लिम लीग की मदद करें। इसलिए ये पैक्ट साइन हो रहा है 1916 में कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में बेसिकली। ठीक है, तो दूसरा एक तो हम जानते ही है कि यहाँ पे इस पैक्ट के अंदर क्या हुआ था, इंडियन नेशनल कांग्रेस और मुस्लिम लीग का गठबंधन हुआ था। सेकंड बच्चों हम जानते हैं कि इसी पैक्ट के अंदर ना मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी कंबाइन हो गए थे दोबारा फिर से। इसी पैक्ट के अंदर मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट भी कंबाइन हो गए थे, और एक्सट्रीमिस्ट के सबसे बड़े नेता थे बाल गंगाधर तिलक। तो वो तो खुद इस पैक्ट के अंदर आकर ज्वाइन कर रहे थे, वो इस पैक्ट को अपोज क्यों ही करेंगे बच्चों बेसिकली। ठीक है, सो ये दो बहुत इंपॉर्टेंट चीजें थी। और एक और इंपॉर्टेंट चीज है इससे रिलेटेड, मैं रिपीट कर देता हूं। पहली बात तो ये कि 1916 ये जो लखनऊ का पैक्ट है, इसके अंदर एक तो कांग्रेस और मुस्लिम लीग के बीच में पैक्ट साइन हुआ है, दूसरा मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट कंबाइन हो गए हैं, तीसरा एक और इंपॉर्टेंट पॉइंट इस पैक्ट से रिलेटेड ये है कि इसी सेशन के अंदर कांग्रेस ने जो सेपरेट इलेक्टोरेट मुस्लिम्स को दिया गया था बेसिकली पूरे भारत के मुस्लिम्स को, उसको एक्सेप्ट कर लिया था बच्चों। अब इट वाज द ब्लंडर बाय कांग्रेस बेसिकली, बट इस सेशन के अंदर 1916 के सेशन के अंदर कांग्रेस ने मुस्लिम्स को दिए गए सेपरेट इलेक्टोरेट को एक्सेप्ट कर लिया था 1916 के सेशन में। सो ये तीनों पॉइंट ध्यान रखना भाई इससे रिलेटेड। तो यहाँ पे आंसर देख लेते हैं। दी लखनऊ पैक्ट ये प्रमोट करता था स्पिरिट ऑफ यूनिटी को, जी बिल्कुल, और तिलक अपोज नहीं, ऐसा नहीं था। सो ये स्टेटमेंट रॉन्ग है, तो आंसर क्या हो गया, ओनली वन। ठीक है, चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। Which of the following are correct about गदर पार्टी। सो गदर पार्टी जैसा कि आप जानते हैं 1913 में यूएसए के अंदर ये पार्टी बनाई गई थी। लाला हरदयाल वाज द मेन लीडर। जी हाँ, बिल्कुल सही है कि लाला हरदयाल इसके मेन लीडर हुआ करते थे। क्या इसके हेडक्वार्टर सैन फ्रांसिस्को में थे? जी हाँ, इसके हेडक्वार्टर्स यूएसए सैन फ्रांसिस्को में हुआ करते थे। ठीक है, इट्स एम वाज टू ओवरथ्रो द ब्रिटिश रूल बाय यूजिंग फोर्स एंड फ्री इंडिया फ्रॉम द फॉरेन डोमिनियन। ये देखिए बिल्कुल बच्चों 1913 के अंदर जब इस पार्टी की फॉर्मेशन की गई थी, बेसिकली गदर पार्टी का नाम एक न्यूज़पेपर के ऊपर पड़ा था। ये गदर नाम का एक न्यूज़पेपर चलाया करते थे बच्चों। ठीक है, और तारकनाथ दास जैसे लोग भी इस पार्टी से, इस न्यूज़पेपर से जुड़े हुए थे। और इस न्यूज़पेपर के अंदर ब्रिटेन का काफी क्रिटिसिज्म किया जाता था, और उसके अंदर एक सोल्यूशन भी दिया जाता था कि भाई साहब ये जो ब्रिटेन हमारे साथ जितना भी ये गलत चीजें कर रहा है ना, बेसिकली भारत के अंदर जो भी काम कर रहा है, इन सब का एक ही सोल्यूशन है, यानी कि ब्रिटेन से निजात पाने का एक ही सोल्यूशन है, और वो है रिपीटिशन ऑफ रिवोल्ट ऑफ 1857। सो गदर न्यूज़पेपर के अंदर ये सोल्यूशन दिया जाता था कि ब्रिटेन से पार पाने का एक ही तरीका है, हमें 1857 की क्रांति को दोहराना होगा।
तो जब 1914 में कोमागाता मारू इंसिडेंट होता है बच्चों कनाडा के साथ, बेसिकली उसको हम अलग से डिस्कस करेंगे। जो कोमागाता मारू शिप इंसिडेंट हुआ था बेसिकली, इसमें कई सारे इंडियंस की जान चली गई थी बज बज पोर्ट पर कलकत्ता के। तो उसके बाद इस पार्टी ने डिसाइड किया था कि ये लोग रेवोल्यूशन के माध्यम से भारत के अंदर क्या करने वाले हैं, रेवोल्यूशन के माध्यम से भारत को ब्रिटेन से आजाद करवाने वाले हैं, जिसके लिए इन्होंने फरवरी 1915 के अंदर डिसाइड भी किया था कि ये लोग किसी पर्टिकुलर डे पर अटैक करेंगे भारत में। बट क्योंकि इनके अटैक करने से पहले ही ब्रिटिशर्स को इस बात का खबर हो गया था कि भारत के अंदर कोई बड़ी एक्टिविटी होने वाली है, सो उसके अकॉर्डिंग एक्शन लेते हुए ब्रिटेन ने क्या किया था बच्चों, 40 गदराइट लीडर्स को तो फांसी दे दी थी और लगभग 200 गदराइट लीडर्स या इस मूवमेंट से जो जुड़े हुए लोग थे उनको उम्र कैद की सजा दे दी गई थी। ठीक है, सो गदर पार्टी वाज नॉट एबल टू डू दैट मच इंपैक्ट बेसिकली, क्योंकि ये कुछ कर नहीं पाए थे, उससे पहले इनका प्लान सारा फेल हो गया था, बट स्टिल दे ट्राइड देयर लेवल बेस्ट। ठीक है, सो हम आंसर देख लेते हैं। इसका जो एम था बेसिकली, हाँ वो ओवरथ्रो करना था ब्रिटिश को बाय यूजिंग फोर्स, यानी कि रेवोल्यूशनरी मेथड से। सो आंसर होगा ए, दैट इज 1, 2 एंड 3। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which of the following were the methods adopted by extremist? तो एक्सट्रीमिस्ट जैसा कि आप जानते ही हैं कि 1905 में जब पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था, पार्टीशन ऑफ बंगाल, उसके बाद ये लोग पिक्चर के अंदर आए थे। उससे पहले कांग्रेस को मॉडरेट लीडर्स चलाया करते थे 20 साल तक, 1885 से लेकर 1905 तक मॉडरेट लीडर्स कांग्रेस को चलाया करते थे। बट पार्टीशन ऑफ बंगाल के बाद एक्सट्रीमिस्ट पिक्चर में आए थे बच्चों। सो इनके क्या क्या मेथड्स है वो देख लेते हैं। सबसे पहले है बॉयकॉट ऑफ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स एंड गवर्नमेंट सर्विसेज। जी बिल्कुल, ये आप जानते ही हैं कि हाँ इन्होंने ये बात कही थी कि हम ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को और इनकी गवर्नमेंट सर्विसेज को बॉयकॉट करेंगे। सेकंड देखिए, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, लॉन्चिंग नेशनल एजुकेशन स्कीम। ये नेशनल एजुकेशन स्कीम ना बच्चों 1906 के अंदर लॉन्च की थी और इसका बहुत बड़ा रोल है भारत की आजादी के अंदर। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि ये क्या है बेसिकली, एक अपना बोर्ड एस्टेब्लिश कर दिया कि भाई हम ब्रिटिश एजुकेशन नहीं देंगे, ये देखो हम वेस्टर्न एजुकेशन नहीं देंगे, हम अपनी एजुकेशन देंगे हमारे बच्चों को। उसके लिए क्या किया, अपना एक बोर्ड बना दिया, है ना। उस बोर्ड के अंदर क्या किया, बच्चों को नेशनलिस्ट एजुकेशन दी, अपने देश के बारे में पढ़ाया, देशभक्ति के बारे में पढ़ाया, अपने फ्रीडम फाइटर्स के बारे में पढ़ाया बेसिकली। सो उससे क्या था, जो बच्चे उस एजुकेशन को लेते थे तो वो देश प्रेम के साथ बड़े हो रहे थे बेसिकली। और इस एजुकेशन का बहुत बड़ा रोल है आगे चल के भारत के फ्रीडम में। इवन जो ये भगत सिंह और हमारे जो लेजेंड्स रहे हैं बेसिकली, इतनी छोटी उम्र में देश के लिए फांसी देने का विचार आना, वो इसी एजुकेशन का रिजल्ट है। आर यू गेटिंग माय पॉइंट? सो ये बहुत इंपॉर्टेंट चीज थी 1906 के अंदर जो लॉन्च की गई थी। और यही बच्चों एनईसी था, ये नेशनल एजुकेशन काउंसिल, ये एनईसी ही आपका 1966 में आके एनसीईआरटी बना है भाई। ये जो एनसीईआरटी है ना, ये इसी बोर्ड से उठाया गया कंसेप्ट है बेसिकली 1966 के अंदर। ठीक है, सो ये बहुत इंपॉर्टेंट था। थर्ड है प्रमोटिंग यूज ऑफ स्वदेशी। जी हाँ बिल्कुल, ये तो था ही मेन। सो इसका आंसर क्या हो गया, डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। कि हाँ ब्रिटिश प्रोडक्ट्स को, गवर्नमेंट सर्विसेज को, नेशनल एजुकेशन स्कीम लॉन्च की, उनकी एजुकेशन को बॉयकॉट किया, उसके बाद स्वदेशी अपनाओ, क्योंकि स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट इन्होंने लॉन्च की थी, भारत की पहली बड़ी मूवमेंट इन्होंने ही लॉन्च की थी बच्चों, एक्सट्रीमिस्ट ने। सो इनका कंट्रीब्यूशन काफी ज्यादा है भाई भारत के इतिहास के अंदर। सो इसका आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Any Besant formed the Home Rule League in India based on the pattern of Home Rule League in। So ये थोड़ा आसान क्वेश्चन है बेसिकली कि एनी बेसेंट ने होम रूल लीग का कंसेप्ट कहां से उठाया था। सो बेसिकली आयरलैंड के अंदर एक ऐसी मूवमेंट चल रही थी होम रूल लीग नाम की ही, वहीं का कंसेप्ट था ये होम रूल लीग का। हालांकि ये ध्यान रखिएगा कि एनी बेसेंट ने तो सितंबर 1916 में लॉन्च किया था होम रूल लीग को, उनसे पहले अप्रैल 1916 में बाल गंगाधर तिलक ने लॉन्च कर दिया था बच्चों किसको, होम रूल लीग मूवमेंट को। ठीक है, जिसके 5 ही सेंटर्स थे, बट बहुत सक्सेसफुल मूवमेंट थी वो। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं। Which of the following leaders never became the president of Indian National Congress? INC के बेसिकली प्रेसिडेंट कौन नहीं बने इनमें से? तो जैसा कि हम जानते हैं दादा भाई नौरोजी, ये तो भारत के इतिहास में 3 बार आईएनसी के प्रेसिडेंट बने थे बच्चों। एक बार तो ये बने थे 1886 के अंदर, एक बार बने थे 1893 के अंदर, और एक बार बने थे ये 1906 के अंदर। ये जो 1906 का सेशन है ना, कलकत्ता सेशन, ये बहुत इंपॉर्टेंट सेशन है बच्चों। ऐसा मैं इसलिए बोल रहा हूं बिकॉज 1906 के अंदर ही कांग्रेस का जो गोल था ना, आईएनसी का जो गोल था उसको चेंज किया गया था भाई। आईएनसी का जो गोल था बेसिकली, थोड़ा सा बता देता हूं, 1885 से लेकर 1905 तक कांग्रेस का जो गोल था वो क्या था, वो था गुड गवर्नेंस। गुड गवर्नेंस कि हमें ब्रिटेन से क्या चाहिए, गुड गवर्नेंस। लेकिन इस सेशन के बाद ना पहली बार कांग्रेस के गोल को चेंज करके क्या कर दिया गया था भाई, स्वराज, कि हमें क्या चाहिए, स्वराज। बस उसमें कंडीशन ये थी कि पूर्ण स्वराज की बात नहीं हुई थी बच्चों,
स्वराज ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, ये बात की गई थी बेसिकली, ठीक है। सो दादा भाई नौरोजी की लीडरशिप में ये जो थर्ड सेशन था ये बहुत इंपॉर्टेंट था। ये सेकंड सेशन था 1885 में, फर्स्ट सेशन था, ये सेकंड सेशन था। सो इसको याद रखिएगा, ठीक है। उसके बाद आते हैं जवाहरलाल नेहरू। सो जवाहरलाल नेहरू के लीडरशिप में भी एक ऐतिहासिक सेशन हुआ था बच्चों, जिसको हम नहीं भूल सकते, और वो था, यहां लिख रहा हूं, और वो था दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन। लाहौर सेशन जिसमें पहली बार ब्रिटेन के सामने डिमांड रखी गई थी भाई, किस चीज की? पूर्ण स्वराज की, पूर्ण स्वराज, ठीक है। सो पूर्ण स्वराज की डिमांड इसी सेशन के अंदर पास की गई थी, दिसंबर 1929 का लाहौर सेशन, जिसके प्रेसिडेंट बने थे पहली बार पंडित जवाहरलाल नेहरू, और उन्होंने ये रेजोल्यूशन पास किया था। और क्या डिसाइड किया था कि आने वाली 26 जनवरी को, आने वाली 26 जनवरी 1930 को हम क्या सेलिब्रेट करेंगे? अपना पहला पूर्ण स्वराज दिवस, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे सेलिब्रेट करना स्टार्ट किया था बच्चों यहां से बेसिकली, ठीक है जी, कंप्लीट इंडिपेंडेंस डे। आप देखिए हमारे संविधान के अंदर 26 जनवरी के डेट का काफी इंपोर्टेंस रखी गई है, वरना हमारा संविधान तो 26 नवंबर 1949 को बनकर तैयार हो गया था, हमने उसे अडॉप्ट भी कर लिया था, लेकिन फिर भी हमने संविधान का लगभग 90% हिस्सा इस डेट को लॉन्च किया था, दैट इज 26 जनवरी को। इसको बोलते हैं डेट ऑफ कमेंसमेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन या एनफोर्समेंट ऑफ कॉन्स्टिट्यूशन। सो वो डेट इसीलिए रखी गई थी क्योंकि इस डेट की हिस्टोरिकल इंपोर्टेंस थी हमारे लिए, जो इस सेशन से रिलेटेड थी बेसिकली, ठीक है। सो जवाहरलाल नेहरू की प्रेसिडेंटशिप में इस सेशन को याद रखिएगा। नेक्स्ट आते हैं मोतीलाल नेहरू। सो मोतीलाल नेहरू भी बच्चों इनकी अध्यक्षता में एक इंपॉर्टेंट सेशन हुआ था। ये था यहाँ पे सेशन जो हुआ था बेसिकली, ये लाहौर सेशन था। इनकी अध्यक्षता में भी कलकत्ता सेशन बहुत इंपॉर्टेंट है 1928 का, 1928 का, जिसमें इन्होंने नेहरू रिपोर्ट पेश की थी, नेहरू रिपोर्ट, और नेहरू रिपोर्ट को कांग्रेस ने पास किया था इस सेशन के अंदर बच्चों बेसिकली, ठीक है। सो इनकी अध्यक्षता में भी इस सेशन को याद रखिएगा। सो अब आप जानते ही हैं कि इन्होंने ये भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट बने, ये भी बने, ये भी बने, तो आंसर तो इस क्वेश्चन का क्या हो गया? बाल गंगाधर तिलक। बाल गंगाधर तिलक इस क्वेश्चन का आंसर है बच्चों। ये कभी भी कांग्रेस के प्रेसिडेंट नहीं बने बेसिकली, इस चीज को ध्यान रखिएगा भाई, ठीक है। बाकी इंपॉर्टेंट सेशंस मैंने आपको बता दिए इसके अंदर। चलिए भाई, विच ऑफ द फॉलोइंग इज आर ट्रू अबाउट इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 के एक्ट के बारे में बताया गया। सो इंडियन काउंसिल एक्ट 1909 वाज पॉपुलरली नोन एज मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स। जी हाँ, मॉर्ले जो थे बेसिकली वो सेक्रेटरी ऑफ स्टेट है, और मिंटो उस समय के वाइसरॉय थे, वाइसरॉय। सो ये ध्यान रखिएगा, मॉर्ले मिंटो रिफॉर्म्स बोलते थे। इट इंक्रीज द मेंबरशिप ऑफ नॉन ऑफिशियल्स, नॉन ऑफिशियल्स की मेंबरशिप को इंक्रीज कर दिया था। इंपीरियल मतलब सेंट्रल, एंड प्रोविंशियल मतलब स्टेट लेजिस्लेटिव काउंसिल्स। जी हाँ, इनकी मेंबरशिप को इंक्रीज किया गया इस एक्ट के अंदर। सो ये भी पॉइंट ठीक है, ये भी ठीक है। थर्ड है परमिशन टू काउंसिल मेंबर्स टू डिस्कस बजट, सजेस्ट अमेंडमेंट्स एंड इवन टू वोट ऑन सर्टेन इश्यूज। जी हाँ, सो पहली बार जो नॉन ऑफिशियल मेंबर्स थे, यानी कि जो इंडियंस हुआ करते थे लगभग, उनको पहली बार सर्टेन वोटिंग राइट्स दिए गए थे लेजिस्लेटिव असेंबलीज के अंदर। अदरवाइज उनको कोई वोटिंग राइट्स नहीं थे बच्चों। 1892 में जो एक्ट आया था इससे पिछले वाला, उसमें कोई वोटिंग राइट नहीं थे इंडियंस को। वो एक क्वेश्चन पूछ सकते थे, बस ये राइट थे। बट अब वो डिस्कशन में पार्टिसिपेट कर सकते हैं और वो वोट भी कर सकते हैं सर्टेन इश्यूज पर। सो इसका आंसर हो गया बच्चों, दैट इज 1, 2 एंड 3। सी इस क्वेश्चन का आंसर रहेगा। हाँ 1909 के एक्ट को ना एक चीज के लिए और याद रखिएगा, बहुत इंपॉर्टेंट है, कि इस एक्ट के अंदर ना भारत के अंदर रह रहे मुस्लिम्स को सेपरेट इलेक्टोरेट दे दिया गया था भाई, सेपरेट इलेक्टोरेट। ये बहुत इंपॉर्टेंट है पॉइंट, यहां पर ध्यान रखिएगा, सेपरेट इलेक्टोरेट। 1909 के एक्ट के अंदर ही मुस्लिम्स को, भारत के अंदर रह रहे मुस्लिम्स को क्या दे दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट 1909 के एक्ट के अंदर बच्चों, ठीक है। चलिए जी नेक्स्ट देखते हैं हम। फिर से वही स्टेटमेंट देखने, करेक्ट आंसर पूछ रहे हैं। कांग्रेस सपोर्टेड द बॉयकॉट मूवमेंट फॉर बंगाल एट इट्स बनारस सेशन। ये बनारस सेशन है 1905 का, कि क्या कांग्रेस ने इस सेशन के अंदर इसको सपोर्ट किया था? विच वॉज प्रिसाइडेड ओवर बाय गोपाल कृष्ण गोखले। हाँ बिल्कुल, ये इसके प्रेसिडेंट थे बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट है 1906 सेशन ऑफ कोलकाता, दादा भाई नौरोजी डिक्लेयर्ड द एम ऑफ कांग्रेस स्वराज लाइक दैट ऑफ यूके कॉलोनीज। जी हाँ बिल्कुल, ये मैंने अभी आपको बताया ही था पिछले उसके अंदर, कि 1906 का जो कलकत्ता सेशन था, इसके अंदर कांग्रेस के गोल को चेंज करके क्या कर दिया गया था? स्वराज ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, मतलब जो यूके की कॉलोनीज है उनके जैसा स्वराज हमें भी दे दीजिए, भारत को भी दे दीजिए। पूर्ण स्वराज की बात नहीं हो रही है, ध्यान रखना। टू मार्क द हिंदू मुस्लिम यूनिटी, रक्षाबंधन वाज सेलिब्रेटेड ऑन द डे ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल। जी हाँ बिल्कुल, ये भी पॉइंट ठीक है। सो ये तीनों की तीनों पॉइंट्स ठीक है बच्चों। कांग्रेस ने बॉयकॉट मूवमेंट को सपोर्ट किया था बनारस सेशन के अंदर 1905 में, जिसके प्रेसिडेंट थे गोपाल कृष्ण गोखले। 1906 के सेशन में कांग्रेस ने अपना गोल चेंज कर दिया था, गोल क्या आ गया था? स्वराज ऑन द लाइंस ऑफ ऑस्ट्रेलिया एंड कनाडा, और ये भी किया गया था बेसिकली, ठीक है। सो आंसर हो गया डी, दैट इज ऑल ऑफ द अबव।
नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं बच्चों। कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट रिगार्डिंग द पार्टीशन ऑफ बंगाल। फिर से उससे जुड़ा क्वेश्चन है। मुस्लिम लीग सपोर्टेड द पार्टीशन ऑफ बंगाल। ये तो बिल्कुल सही है, मुस्लिम लीग को तो बनाया इसलिए गया था बेसिकली कि वो पार्टीशन ऑफ बंगाल को सपोर्ट करे, उन्होंने सपोर्ट किया। इन द डिकेड ऑफ पार्टीशन ऑफ बंगाल मुस्लिम लीग डिमांडेड दिस सेपरेट इलेक्टोरेट बाय द गवर्नमेंट। जी हाँ बिल्कुल, ये अभी मैंने आपको बताया ही था। मुस्लिम लीग बनी थी 1906 में, पार्टीशन ऑफ बंगाल हुआ था 1905 के अंदर, और मोरलेमेंट रिफॉर्म्स आए थे जो इंडियन काउंसिल एक्ट अभी मैंने आपको बताया था 1909 का। सो उसमें मुस्लिम्स को क्या दे दिया गया था? सेपरेट इलेक्टोरेट, जिसकी डिमांड किसने रखी थी? मुस्लिम लीग ने बच्चों, ठीक है। सो इसलिए इसका आंसर हो गया सी, बोथ 1 और 2, ठीक है जी, ये इसका आंसर है। ये थोड़ा इजी क्वेश्चन था। नेक्स्ट देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग स्टेटमेंट्स अबाउट बाल गंगाधर तिलक। अब पर्सनैलिटी से काफी क्वेश्चन आते हैं, ठीक है जी। इस बार भी सीडीएस के अंदर राजा राम मोहन रॉय से क्वेश्चन आया हुआ था। सो ही एडिटेड द केसरी न्यूज़पेपर। क्या ये केसरी न्यूज़पेपर चलाते थे? जी हाँ बिल्कुल, ये हम जानते ही हैं, तो ये पॉइंट ठीक है। सेकंड देखिए, ही कमेंस द बिगिनिंग ऑफ गणेश चतुर्थी एंड शिवाजी फेस्टिवल। जी हाँ, ये भी बहुत अच्छा पॉइंट है, ध्यान रखना भाई। इन द ईयर 1896-97 ही स्टार्टेड नो टैक्स कैंपेन। सो पॉइंट तो ये तीनों सही है, आंसर तो मैं भी बता देता हूँ आपको। इनके बारे में थोड़ा सा बता देता हूँ कि जी हाँ, बाल गंगाधर तिलक एक न्यूज़पेपर चलाया करते थे केसरी, और एक इनका न्यूज़पेपर होता था मराठा। ये ध्यान रखना, केसरी न्यूज़पेपर बच्चों मराठी लैंग्वेज के अंदर होता था, ठीक है। और इनका जो दूसरा न्यूज़पेपर था वो था मराठा, जो इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हुआ करता था। इसको मराठा भी लिखा गया कहीं पर, सो ये इंग्लिश लैंग्वेज के अंदर हुआ करता था। उसके बाद नेक्स्ट देखिए, ये गणेश चतुर्थी और शिवाजी फेस्टिवल बच्चों ये इन्होंने ही स्टार्ट किए थे भारत को यूनाइट करने के लिए। बेसिकली 1893 में इनकी शुरुआत की गई थी बाल गंगाधर तिलक के द्वारा, कि भारत के लोगों को जोड़ा जाए, किसी एक मंच पर जोड़ा जाए। और भाई धर्म सबसे बड़ी चीज है भारत के अंदर, सो उससे अच्छा मौका और क्या हो सकता था। फिर इन द ईयर 18 हाँ, इन्होंने कि नो टैक्स कैंपेन बेसिकली स्टार्ट किया था। जैसे इसके ऊपर चल के गांधी जी भी कल को सीडीएम लॉन्च करेंगे, लगभग इसी रास्ते पर चलते हुए, ठीक है जी। सो ये इसका आंसर है सी, दैट इज 1, 2 एंड 3। चलिए भाई नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। Which one of the following movement has contributed to the split of Indian National Congress resulting to सूरत split? तो सूरत स्प्लिट कब हुआ था बच्चों? ये सूरत बेसिकली कांग्रेस के सेशन की बात हो रही है। ये हुआ था 1907 के अंदर। 1907 के सेशन में सूरत स्प्लिट हुआ था, जिसमें मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट जो है वो दो भाग में बट गए थे, यानी कांग्रेस जो है वो दो भाग में बट गई थी, और एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से निकाल दिया गया था इस सेशन के अंदर। इसीलिए इसको सूरत स्प्लिट कहा जाता है बच्चों, ठीक है। उसके रीजंस मैं आपको अलग से डिटेल्ड वीडियो में डिस्कस कर दूंगा सूरत स्प्लिट की वीडियो के ऊपर। अभी बात कर रहे हैं कि कौन सी मूवमेंट का रिजल्ट था। सो हम जानते हैं कि स्वदेशी वो मूवमेंट थी जो 1905 में स्टार्ट हुई थी। इसके बाद 1907 में कांग्रेस का सूरत स्प्लिट हो गया था। सो आंसर तो इसका यही है। क्या हुआ ये हम तो आप जानते ही हो कि 1942 में गांधी जी लॉन्च करेंगे। नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट 1920 में लॉन्च होने वाली है, और सीडीएम जो आपकी वो 1930 में लॉन्च होगी। सो 1905 के बाद 1907 में ही बच्चों सूरत स्प्लिट हुआ था। इस बात को ध्यान रखना, जब मॉडरेट्स और एक्सट्रीमिस्ट दो अलग अलग भाग में बट गए थे, और कांग्रेस की लीडरशिप फिर से किसके पास आ गई थी? मॉडरेट्स के पास, और एक्सट्रीमिस्ट को कांग्रेस से निकाल दिया गया था। इसके पीछे बेसिकली अरुणडेल कमीशन की अपॉइंटमेंट का रोल था, जिसको 1906 में ब्रिटेन ने अपॉइंट किया था। एक्चुअल में था क्या, 2 मिनट के लिए सुन लीजिए बस। 1905 में जब बंगाल का विभाजन हुआ ना, सो एक्सट्रीमिस्ट ने ये कहा कि भाई देखो, आप लोगों ने काफी टाइम अब कांग्रेस को चला लिया, आपने कोशिश कर ली, बंगाल का विभाजन आपसे नहीं रोका गया, अब कांग्रेस की कमान हमारे हाथों में दी जाए। मॉडरेट लीडर्स ने भी कहा कि ठीक है। सो 1905 के सेशन के अंदर आपने देखा, भी मैंने बताया था कि बनारस सेशन में कांग्रेस ने सपोर्ट किया था स्वदेशी एंड बॉयकॉट मूवमेंट को, जिसको लॉन्च किया था एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स ने। मूवमेंट अच्छी चल रही थी। 1906 का सेशन आया। 1906 के सेशन में इतना प्रभाव डला इनकी मूवमेंट का कि कांग्रेस ने अपना गोल ही चेंज कर दिया। गुड गवर्नेंस से गोल आ गया स्वराज का, वो भी एक्सट्रीमिस्ट के रिजल्ट दबाव के कारण हुआ। लेकिन ब्रिटेन ने मीनवाइल क्या किया, 1906 के सेशन में बच्चों किसको अपॉइंट कर दिया? अरुणडेल कमीशन को अपॉइंट कर दिया, इसलिए कि भाई देखो, बंगाल का विभाजन सही हुआ या गलत हुआ। अब इस कमीशन के अपॉइंटमेंट पे ना इन दोनों का अलग अलग पॉइंट ऑफ व्यू हो गया। मॉडरेट्स ने तो ये कहा कि भाई अब कमीशन आ गया तो मूवमेंट को ज्यादा कंटिन्यू करने की क्या जरूरत है, मूवमेंट को बंद कर देते। एक्सट्रीमिस्ट ने ये कहा कि कमीशन आया ही इसलिए है क्योंकि हमने उनके ऊपर दबाव बनाया, तो दबाव और बढ़ाते हैं उनके ऊपर। सो इस तरीके से इनके पॉइंट ऑफ व्यू में डिफरेंस आ गया, जिसकी वजह से फाइनली चल के फिर सूरत स्प्लिट हो गया था 1907 के अंदर बच्चों, ठीक है। डिटेल्ड वीडियो में इसके बारे में बात करेंगे थोड़ा सा और ज्यादा, काफी कुछ है बीच में इसमें, ठीक है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, कंसीडर द फ्लोइंग नेशनलिस्ट लीडर्स। बाल गंगाधर तिलक, गोपाल कृष्ण गोखले, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय। Who among these were referred as militant nationalist of the freedom movement? ये बड़ा इंपॉर्टेंट वर्ड है, बाद में भगत सिंह गौर के लिए भी इस वर्ड को यूज किया जाएगा मिलिटेंट नेशनलिस्ट के नाम पर। तो जैसा कि हम जानते हैं कि बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय
ये तीनों ही लीडर्स बेसिकली कौन से लीडर्स हैं? एक्सट्रीमिस्ट लीडर्स हैं बच्चों। सो इन्हीं के लिए ही इस वर्ड को यूज किया जाएगा। गोपाल कृष्ण गोखले तो मॉडरेट लीडर थे, इनके लिए इस शब्द को यूज नहीं किया गया है बच्चों, ये मॉडरेट लीडर है, ठीक है। ये तीन जो थे वो बाल गंगाधर तिलक, बिपिन चंद्र पाल और लाला लाजपत राय, ये तीनों एक्सट्रीमिस्ट ग्रुप को बिलोंग करते थे, इन्हीं के लिए मिलिटेंट नेशनलिस्ट वर्ड को यूज किया गया बच्चों, ठीक है। नेक्स्ट देखिए, Which two revolutionaries were involved in the मुजफ्फरनगर मर्डर 1908? बताएगा कोई कि किसका मर्डर हुआ था यहाँ पर? सो मुजफ्फरनगर एक कोर्ट हुआ करता था, बेसिकली रूरल कोर्ट, वहां पे एक जज हुआ करते थे किंग डगलस फोर्ड नाम से। किंग डगलस फोर्ड नाम के काफी करप्ट जज थे बच्चों ये। इनका मर्डर किया था इनमें से किसी ने। किसने किया था भाई? क्या बिनोय रॉय, बादल गुप्ता इन्होंने किया था? सूर्य सेन या लोकनाथ बाल, दामोदर एंड बालकृष्ण चापेकर ब्रदर्स ने किया था क्या? या फिर किया था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने? तो आंसर तो है प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, लेकिन किंग डगलस फोर्ड का मर्डर नहीं हुआ था उस दिन बच्चों, ठीक है। वो जिस बग्गी में जाया करते थे अपने लंच टाइम में, बेसिकली उस दिन उनकी बग्गी के अंदर दो फॉरेन वुमेन्स थी, टू फॉरेन वुमेन, जिनको बम से उड़ा दिया था प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस ने। सो किंग डगलस फोर्ड का मर्डर उस दिन नहीं हुआ था, बट ये एक अटेम्प्ट टू मर्डर तो था ही बेसिकली। और उसके बाद हुआ ये था कि प्रफुल्ल चक्की ने तो खुद को वहीं पर गोली मार दी थी और खुदीराम बोस को बाद में फांसी दे दी गई थी बच्चों, ठीक है। सो इसका आंसर होगा प्रफुल्ल चक्की और खुदीराम बोस, जिन्होंने दो ब्रिटिश वुमेन्स को उस दिन उस बग्गी के अंदर बेसिकली बॉम्ब से उड़ा दिया था। नेक्स्ट है, व्हाई डिड द इंडियन नेशनलिस्ट लीडर्स डिसाइड टू सपोर्ट द वॉर एफर्ट फर्स्ट वर्ल्ड वॉर ऑफ द ब्रिटिश गवर्नमेंट इन द बिगिनिंग? सो फर्स्ट वर्ल्ड वॉर को बेसिकली इंडियंस ने क्यों सपोर्ट किया था, उसका आंसर हमें देखना है इसके अंदर। सपोर्ट बहुत अच्छे से किया था भाई, चाहे वो मॉडरेट थे, एक्सट्रीमिस्ट थे, कोई भी थे। आउट ऑफ सेंस ऑफ लॉयल्टी टू द ब्रिटिश रूल्स, अपनी लॉयल्टी साबित करने के लिए। आउट ऑफ सिंपैथी विद द ब्रिटिश कॉज, कि ब्रिटेन एक अच्छे कॉज के लिए लड़ रहा है तो उसके साथ सिंपैथी दिखाने के लिए। थर्ड है, इन द होप दैट ब्रिटिश वुड रीपे इंडियाज लॉयल्टी बाय गिविंग सेल्फ गवर्नमेंट टू इंडियंस। जी हाँ, यही तो हमारी डिमांड चल रही थी बेसिकली, स्वराज की हमारी डिमांड चल रही थी। सो हमें ये था कि यार क्यों ना इनको वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर सपोर्ट कर देते हैं, तो बदले में ये भी हमारी डिमांड को पूरा कर देंगे। इस वहम के अंदर आकर हमने ब्रिटेन को क्या कर दिया था? सपोर्ट कर दिया था। इवन गांधी जी ने भी वर्ल्ड वॉर 1 के अंदर ब्रिटेन को सपोर्ट किया था। सभी मॉडरेट एक्सट्रीमिस्ट सभी इनको लगभग सपोर्ट कर रहे थे। एक्सट्रीमिस्ट स्टार्टिंग में नहीं कर रहे थे, बाद में करने लगे थे वो भी जाके बेसिकली, ठीक है। सो सबने इनको सपोर्ट किया था। बट आप जानते ही हैं कि जब वर्ल्ड वॉर 1 खत्म हुआ था, सो भारत की इस लॉयल्टी के लिए ब्रिटेन ने उनको क्या गिफ्ट दिया था? रोलेट एक्ट नाम का गिफ्ट दिया था, जिसके बाद भारत में रोलेट सत्याग्रह हुआ था। उसी सत्याग्रह के दौरान जलियांवाला बाग जैसा बड़ा कांड भी हुआ था बच्चों। सो वो वर्ल्ड वॉर 1 के बाद ही हुआ था जस्ट। सो वो मिला भारत को बदले में, तो ये इसका आंसर है सी। नेक्स्ट देखिए बच्चों, अरेंज द फॉलोइंग इवेंट्स इन द क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन। अब ऐसे बॉम्बे में देखिए सेशंस तो कई हुए हैं, बट यहाँ पे आई थिंक ये फर्स्ट सेशन की बात हो रही है जो कब हुआ था? 1885 के अंदर, ठीक है। इंडियन नेशनल कांग्रेस का बॉम्बे सेशन। एस्टेब्लिशमेंट ऑफ ऑल इंडिया मुस्लिम लीग, ये मैंने आपको बता ही दिया, ये 1906 में हुआ था। पार्टीशन ऑफ बंगाल, ये 1905 में हुआ था। और इंडियन नेशनल कांग्रेस सूरत सेशन जिसमें स्प्लिट हुआ था, ये 1907 में हुआ था बच्चों। सो इनको क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर में अरेंज करना है आपको। सो आई थिंक सबसे पहले होगा 3, फिर 2, फिर 4 और फिर 1। 3, 2, 4, 1 इसका आंसर रहेगा। आई थिंक ऑप्शंस में ये नहीं है। पार्टीशन ऑफ बंगाल सबसे पहले हुआ था ना, हाँ 1905 में। ओ हाँ, 1 से स्टार्ट होगा, सॉरी 1, 3 ये आंसर है, 1, 3, 2, 4 ये आंसर है, बी आंसर होगा इस क्वेश्चन का, तो ठीक है। सो अब की बार भी सीडीएस के पेपर में ऐसा क्वेश्चन आया हुआ था क्रोनोलॉजिकल ऑर्डर से बच्चों। सो ऐसे क्वेश्चंस अब आने लगे हैं, ध्यान रखें, इन सब चीजों की प्रैक्टिस कीजिए आप। आज की वीडियो के क्वेश्चंस हमारे खत्म हो गए, यहाँ पर 15 क्वेश्चंस थे इस वीडियो के अंदर। नेक्स्ट वीडियो में हम फिर से मॉडर्न हिस्ट्री के कुछ क्वेश्चंस को डिस्कस करेंगे। इसी के साथ तैयारी करते रहिए, क्वेश्चंस के थ्रू अपने सब्जेक्ट को रिवाइज कीजिए। थैंक यू सो मच। जय हिंद, जय भारत।